नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। मंदिर ट्रस्ट और इससे जुड़ी ज़मीनें, ये आप सभी को पता है कि मंदिरों के संचालन में जो ज़मीनें हैं उनका बड़ा अहम योगदान होता है कि उन ज़मीनों से चीज़ें आती हैं, अनाज आता है और मंदिर का संचालन होता है और मंदिर ट्रस्ट काम करते हैं। लेकिन सागर में एक अलग ही तरह का भ्रष्टाचार और ज़मीनों के घोटाले का मामला है, वो सागर के मंदिर ट्रस्टों से जुड़ता है और लंबे समय से मंदिर ट्रस्टों की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है और उसके भी अपने एक माफिया डेवलप हो गया है। सागर में ये माफिया लंबे समय से काम कर रहा है। कई मंदिरों में इस तरीके के माफिया काम कर रहे हैं कि ज़मीनों को किसी तरीके से अतिक्रमण करा के खुर्द-बुर्द कर देना और फिर उनको भूमाफियाओं को या कॉलोनाइजर्स को बेच के बड़ा मोटा मुनाफा कमाना, ये यहाँ एक लंबे समय से प्रैक्टिस जारी है। तो इस संबंध में क्या स्थिति है मंदिर ट्रस्टों की और एक विशेष मंदिर जो कि देव जानकी रमन मंदिर गुरु गोविंद सिंह वार्ड में है, उससे जुड़ी क्या स्थितियां हैं, वहां क्या क्या गड़बड़ियां हो रही हैं, इसके बारे में हमें आज जानकारी देंगे निखिल चौक से। जिला युवा कांग्रेस में उपाध्यक्ष के पद पर हैं और उन्होंने काफ़ी पड़ताल की है इसके बारे में, उनसे हम बात करेंगे। निखिल, आपका न्यूज़ ग्राउंड जीरो में स्वागत है और हम चाहते हैं कि आप बताएं कि ये जो पूरा आपने खोजबीन की है वो क्या है पूरे मंदिर ट्रस्टों के बारे में और किस तरीके से गड़बड़ियां हो रही हैं। देखिए, सार्वजनिक जीवन में सामाजिक न्याय के लिए लड़ने वाले एक व्यक्ति के लिए कभी भी कोई अवसर मिल जाता है। ऐसे ही ये कुछ अवसर, कुछ शिकायतें हमें मिली मंदिर ट्रस्ट के संबंध में और उनकी ज़मीनों के संबंध में। जब इसकी हमने पड़ताल करी तो एक मोटा मोटी हमको ये समझ में आया है कि पूरे सागर ज़िले में बहुत सारे ऐसे मंदिर ट्रस्ट हैं जिनकी कई प्रकार की संपत्तियां बड़ी कीमती हैं और इन संपत्तियों को राजनीतिक रसूख के माध्यम से मंदिर के महत्तमकार को शामिल करते हुए मंदिर के महत्तमकार द्वारा इन तमाम बेशकीमती ज़मीनों को औने पौने दामों पर अपने रिश्तेदारों के नाम पर और जो कॉलोनाइज़र या ये भूमाफिया होते हैं उनको अवैध रूप से विक्रय किया जा रहा है। चूँकि ये सारा मामला लोक न्यास अधिनियम 1951 से जुड़ता है, तो इसमें बेसिकली ज़मीन के विक्रय के लिए एक प्रकार की अनुमति पंजीयक यानी कलेक्टर सागर से लेना होती है, कलेक्टर से लेना होती है। तो ऐसे कई मामले हमने देखे हैं कि जिनमें बिना अनुमति के बहुत सारी ज़मीनों का विक्रय किया गया है। ये चूँकि पुराने मामले हैं और नए मामलों में भी ये सारे जो भ्रष्टाचार है, ये इसका भूमाफियाओं का, ये बदस्तूर जारी है। लेकिन इस पर कोई प्रकार की अभी तक जांच नहीं हो पाई है और बहुत कम ही शिकायत इसमें पंजीबद्ध हुई हैं। चूँकि मामला सब सदाबदा होता है इसलिए शिकायतें नहीं होती। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है राजनीतिक रसूख की बात है और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे विक्रय में कलेक्टर्स और प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति होती है। तो कई मर्तबा हम ये भी कह सकते हैं कि वो अनुमति भी गलत तरीके से दी गई हो। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक, दूसरी बात राजनीतिक और तीसरे ये जो मंदिर के महत्तमकार होते हैं, इन सबकी मिलीभगत होती है। इसलिए इस मामले में शिकायतें यदि होती भी हैं तो उन पर कार्रवाइयाँ नहीं होती। अच्छा, सागर में ऐसे कितने ट्रस्ट होंगे और उनसे जुड़ी कितनी ज़मीनें हैं, क्या आकलन किया है? देखिए, सूचना के अधिकार के तहत मैंने जब इस सब चीज़ों की जानकारी लगाना चाहा तो मुझे जिला कलेक्टर कार्यालय सागर से आमंत्रित किया गया कि मैं रिकॉर्ड का निरीक्षण करूं, अवलोकन कर लूं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि जो दस्तावेज उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत करे थे, उन पूरे दस्तावेजों, जिसको हम लोक न्यास की पंजी कहते हैं, वो उस पूरी की पूरी पंजी चूहों से और या अन्य किसी कारण से वो पूरी की पूरी तहस नहस है और उन पंजियों में कोई भी रिकॉर्ड संरक्षित नहीं है। और यही एक मौका होता है एक भ्रष्टाचार के लिए, भूमाफिया भ्रष्टाचार करने वाले और भूमाफिया लोगों के लिए, कि जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार में हमें रोकेगा कौन, जांच करेगा कौन। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से आज ये मांग भी है जिला कलेक्टर सागर से कि लोक न्यास की पंजी को बड़ी बेहतर तरीके से दुरुस्त करें, क्योंकि मेरे सामने जो दस्तावेज रखे गए हैं, जो रजिस्टर रखे गए हैं, उन पंजियों में कोई भी ट्रस्ट की किसी प्रकार की जानकारी मैं तो क्या कोई नहीं पढ़ सकता। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि कितने मंदिर ट्रस्ट हैं, लेकिन ये स्पष्ट है कि सागर पूरे ज़िले में बहुत सारे ऐसे मंदिर ट्रस्ट हैं जिनकी 100, 200, 500, 400 एकड़ तक की ज़मीनें उन ट्रस्टों में हैं और उन ट्रस्टों में बदस्तूर कृषि के नाम पर या अन्य नाम पर उन ज़मीनों से आय भी की जा रही है और उस आय पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इन ज़मीनों को औने पौने दामों पर बेचा भी जा रहा है।
अच्छा, जो अभी आपने एक मुद्दे पे शिकायत की है कलेक्टर से, श्री देव जानकी रमन मंदिर गुरु गोविंद सिंह वार्ड में है, करीला में, तो यहाँ कितने समय से जो ज़मीनों को विक्रय का और खेल चल रहा है और किस तरीके से चल रहा है, क्या शिकायत है उसमें आपकी? देखिए, ये जो गुरु गोविंद सिंह वार्ड से के पास जो श्री देव जानकी रमन मंदिर न्यास क्रमांक जो 178 है, इसके कुछ आपसी विवाद किसी व्यक्ति से रहे होंगे, जिसकी जानकारी मेरे समक्ष आई थी। लेकिन जब इसकी मैंने पूरी तरीके से पड़ताल की तो समझ में आया कि ये जो मंदिर का जो ट्रस्ट है, इसमें जो मोहत्तमकार है और इनके पूर्वज हैं, लगातार मंदिर ट्रस्ट की ज़मीनें बेचते आए हैं। 1978 में एक आदेश इन्होंने कलेक्टर सागर से अनुमति चाहिए थी मंदिर की संपत्ति बेचने की। उसके बाद उसी एक कलेक्टर के आदेश पर, माफ़ कीजिएगा, वो अनुविभागीय अधिकारी का आदेश था, एसडीएम का आदेश था। उस आदेश पर इन्होंने लगातार 1983 में, 89 में, 2000 में और 2003 तक, और बल्कि 2006 तक वो संपत्तियों का विक्रय किया है और इन ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया है। जिसको लेकर जब मैंने और पड़ताल की, कागज़ खंगालना शुरू करे, तो मुझे एक राम सिंह चौहान करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इनके खिलाफ केस दर्ज किया था मंदिर ट्रस्टी के खिलाफ 2006-07 में। तो उसका जो अनुविभागीय अधिकारी ने 2011 में 22/1/2011 में एक आदेश पारित किया है, और उस आदेश में श्री देव जानकी रमन मंदिर ट्रस्ट 178 की तत्कालीन मोहत्तमकार रामकली गोस्वामी और उनके पुत्र सुनील गोस्वामी, इन दोनों के खिलाफ उन्होंने उस आदेश में स्पष्ट कहा है कि इन दोनों के माध्यम से जो है इस ट्रस्ट की ज़मीनों को खुर्द-बुर्द किया गया है। और उन्होंने तो जिला पंजीयक को ये कहा भी था कि इनको उस पद से हटाया जाए, लेकिन उसके बाद उस आदेश का कुछ नहीं हुआ। और आज भी ये जो सुनील गोस्वामी हैं, अपने पुत्र के माध्यम से माता का देवसान होने के बाद इन्होंने अपने पुत्र को मोहत्तमकार नियुक्त किया है, और उसके बाद लगातार ये मोहत्तमकार के पद पर हैं। और 2006-07 के बाद इस पूरे मामले में कोई प्रकार की जांच नहीं हुई है। और मैंने पड़ताल जब की तो ये पाया कि ये जो सुनील गोस्वामी हैं, बेसिकली ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और गुरु गोविंद सिंह वार्ड के ये वार्ड अध्यक्ष हैं भाजपा से। इन्होंने जो है अपनी पत्नी के नाम पर मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन बेच दी। एक ग्राम भैंसा में ज़मीन है जिसमें इन्होंने जो है अपने पत्नी के भाई के नाम पर भी वो ज़मीन का विक्रय किया गया है। तो ये जब इन ज़मीनों के बैनामा मेरे पास आए तो ये स्पष्ट उजागर होता है कि ये जो सुनील गोस्वामी मंदिर के कारंधा के रूप में अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को मोहत्तमकार बनाकर इस पूरे खेल में मुख्य किरदार हैं। इन्होंने अपने परिवार के लोगों को अगर ज़मीन बेची है तो फिर कैसे ये लोक न्यास के इस अवधारणा को ये पूरा कर रहे होंगे ट्रस्टी की गद्दी पर बैठ के। तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान बनता है। और मैं चाहता हूँ, मैंने अनुविभागीय अधिकारी सागर के माध्यम से कलेक्टर सागर को पत्र लिखा है और उनसे कहा है कि इस मंदिर ट्रस्ट की जितनी भी ज़मीनों का क्रय विक्रय अभी पहले हुआ है, उन सब की जांच पड़ताल पूरी जिम्मेदारी से उन्हें करना चाहिए। अच्छा, ये क्या तरीका है, क्या किस तरीके का खेल है कि कौन सा तरीका अपनाते हैं कि ये ज़मीनें विक्रय कर देते हैं? देखिए, बड़ा आसान तरीका है और इसमें होता है ये है कि एक पक्ष होता है मोहत्तमकार, दूसरा होता है एक राजनीतिक रसूख व्यक्ति। वो राजनीतिक रसूख का जो व्यक्ति होता है, ये मंदिर ट्रस्ट के मोहत्तमकार उसको भूमिका में रखकर मंदिर की ज़मीनों के लिए जिला कलेक्टर सागर से आदेश पारित करा लेते हैं। कई बार आदेश पारित नहीं भी कराते हैं, और जब आदेश पारित हो जाते हैं किसी ज़मीन के विक्रय के लिए, फिर उस ज़मीन की जिसकी एक्चुअल कीमत जो होती है वो करोड़ों में होती है, उसकी जो शासकीय कीमत होती है वो कई 20 लाख 30 लाख के आसपास होती है। एक उदाहरण के तौर पे हम माने कि किसी ज़मीन की शासकीय कीमत 20 या 30 लाख रुपए है, लेकिन जब हम उसको व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो वो ज़मीन बड़ी महत्वपूर्ण होती है और 8-8 10-10 करोड़ की होती है। तो ये कलेक्टर सागर से ट्रस्ट के बहुत सारे अनेक प्रकार के खर्च दिखाकर उनसे अनुमति लेते हैं कि हमें इन खर्चों का वहन करना है ट्रस्ट का, इसलिए संपत्ति बेचनी है। फिर ये उस संपत्ति का विक्रय करते हैं और जो शासकीय दर होता है उसका पैसा ये मंदिर ट्रस्ट के खाते में ले लेते हैं, और इसके ऊपर जो करोड़ों रुपए का लेन देन है वो ऑफलाइन हो जाता है, वो ऊपर से हो जाता है।
और फिर ऐसी ज़मीनों पर कॉलोनियाँ बनती हैं और वो कॉलोनियाँ अवैध कहलाती हैं, जिस पर सागर के कई प्रकार के लोग जो है राजनीति भी चलती है और उस पर आगे अवैध कॉलोनी का टैग भी सागर नगर निगम पे लगता है। लेकिन ये जो अतिक्रमण करा देते हैं वो, हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये एक तरीका है बड़ा महत्वपूर्ण जो मैंने छोड़ दिया अभी। बेसिकली ये करते क्या है कि पहले अपने ही आसपास के जो मुत्तमकार होते हैं वो अपनी ही जान पहचान के लोगों से या उनसे सांठगांठ करके मंदिर की ही ज़मीनों पर ये खुद अतिक्रमण कराते हैं। क्योंकि बहुत सारे मैंने जांच पड़ताल में देखा कि मंदिर ट्रस्ट की जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं इसकी बहुत सारी ज़मीनों पर अतिक्रमण है, और वो अतिक्रमण है तो फिर मंदिर के ट्रस्टी को इसकी शिकायत करना चाहिए। जब मंदिर का ट्रस्टी इसकी शिकायत नहीं करता इन अतिक्रमणों की, तो ये कहीं ना कहीं साबित होता है कि ये मंदिर के अतिक्रमण जो है वो मंदिर के मुहत्तमकार जो है वो उस अतिक्रमण में शामिल हैं। फिर जब ये अतिक्रमण हो जाते हैं, अतिक्रमण होने के बाद फिर ये कलेक्टर सागर में या जहाँ से भी इनको परमिशन चाहिए होती है वहाँ ये आवेदन लगाते हैं कि वो भाई फला हमारी मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन पर कब्जा हो गया है और हम चाहते हैं कि ये कब्जा नहीं हट रहा है तो इसका विक्रय कर दिया जाए, जिससे मंदिर ट्रस्ट का खर्च भी बहन हो जाएगा। तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रोपोगेंडे ये करते रहते हैं और उसमें जो है राजनीतिक रसूख का उपयोग करते हैं। और चूँकि ये सागर की बात है तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, अगर इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इन्वॉल्व है तो सागर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं जो 25-25 सालों से यहाँ विद्यमान हैं, चाहे सागर के विधायक हों, सांसद हों, इन सबके तार इस पूरे घोटाले से जुड़े हैं। मेरी पड़ताल अभी लगातार इस मामले में चल रही है और मैं पूरा आश्वस्त हूँ कि इसमें बड़े खुलासे आगे हम और आप मिलकर भी करेंगे। ये जो पूर्व कलेक्टर रहे हीरालाल त्रिवेदी ने भी इसमें एक आदेश पारित किया था, तो वो आदेश क्या था? जो ज़मीन को विक्रय के लिए एक आदेश लिया था उसी से सारे ज़मीनें आदेश दिए थे इनके लिए, और फिर क्या जांच हुई उसके आगे? हीरालाल त्रिवेदी जी ने 2008-9 में एक आदेश पारित किया था, इन्हीं मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ में एक आदेश दिया था और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 1978 में और 83 में मंदिर के मुहत्तमकार जो वर्तमान में मुहत्तमकार हैं इनके पूर्वज हैं, उन्होंने 1978 और 83 में जो ये आदेश लिए, ये आदेश अनुविभागीय अधिकारी ने दिए और तत्कालीन समय में अनुविभागीय अधिकारी को ये पावर नहीं थे, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी उप पंजीयक के रूप में लोक न्यास अधिनियम में काम करता है, तो उसको वही पावर होते हैं जो पावर पंजीयक अथवा कलेक्टर जो है उसको देता है। तो कलेक्टर, उस समय के तत्कालीन कलेक्टर ने उप पंजीयक को या अनुविभागीय अधिकारी को ज़मीन विक्रय की अनुमति देने के कोई पावर नहीं दिए थे। हीरालाल त्रिवेदी जी ने अपने आदेश में ये स्पष्ट किया है कि अनुविभागीय अधिकारी को क्रमांक 3 के अंतर्गत कोई पावर नहीं थे ज़मीनों के क्रय विक्रय की अनुमति देने के, तो उसके बावजूद भी इन्होंने इस पर आदेश किया और उसके बाद उसी एक आदेश पर इन मंदिर ट्रस्ट के जो भी तत्कालीन मुहत्तमकार है इन्हें पृथक बार संपत्ति बेची। तो हीरालाल त्रिवेदी जी को उस आदेश में इसकी भी कड़ी निंदा की गई है और इस पूरे जो अनुमति इनको मिली थी विक्रय अनुमति उसको भी शून्य किया गया। और इसके अलावा निखिल, ये जो आप लड़ाई लड़ रहे हैं मंदिर ट्रस्ट की, तो आपने गुरु गोविंद सिंह वार्ड का बताया, अब आगे क्या करेंगे आप इन मंदिर ट्रस्ट को बचाने के लिए, इनकी ज़मीनों को बचाने के लिए? देखिए, अभी हमने अनुविभागीय अधिकारी से इस श्रीदेव जानकी रमन मंदिर के संबंध में, इसके ट्रस्टियों के संबंध में शिकायत की है। ट्रस्ट से मतलब विश्वास का, इसका जो अर्थ होता है विश्वास होता है। तो हमारा तो प्रयास, हमारा ये कहना ऐसा है कि कम से कम भगवान के प्रति तो विश्वास लोगों का बना रहे, और ये जो ट्रस्टी हैं जिनको मंदिर ट्रस्ट के रक्षण के लिए ये सारा दायित्व दिया गया है, इसमें भक्षण ये जो कर रहे हैं इसके खिलाफ लड़ाई अब लंबी रहेगी। अभी ये एक श्रीदेव जानकी रमन मंदिर का मामला है, इसके बाद तमाम सारे ट्रस्टों की पड़ताल हम करने वाले हैं और इसके सारे दस्तावेज हम खंगालेंगे, और जहाँ जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा तो मेरा प्रयास होगा, चाहे ज़मीन पर आंदोलन करना पड़े, चाहे न्यायालय में जाना पड़े, और चाहे फिर इन प्रशासनिक अधिकारियों में शिकायत तक की बात है, इन तमाम हर मोर्चे पर जो है इन मंदिर ट्रस्टों को बचाने के लिए हम लड़ाई के लिए हम संघर्ष पे इस मामले से उतर रहे हैं और लगातार इसमें जो है इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जो कह रहे हैं कि जो मंदिर ट्रस्ट बने हुए हैं भगवान के मंदिरों की सेवा के लिए, और उनमें जो ये गड़बड़ झाला या जो भ्रष्टाचार या ज़मीनों को खुर्द-बुर्द करने का खेल चल रहा है, इसके लिए वो आगे एक लंबा संघर्ष करेंगे। पंकज सोनी,
न्यूज़ ग्राउंड जीरो सागर। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ। उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।